कस्तूरी मृग का संसार खत्म होने को तैयार। कस्तूरी मृग पहुंचा विलुप्त होने की कगार पर। हिमाचल में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं कस्तूरी मृग। आखिर कौन है इस सब का गुनहगार? अपनी जेबें भरने के लिए कौन मार रहा है कस्तूरी मृग को? बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के मिली भगत का खुलासा। वन विभाग के आला अधिकारी भी हैं इसमें लिप्त। खुलासा होगा और होकर रहेगा। सिर्फ हमारे साथ। अपराध पीछे कौन? 1960 में भारतीय संसद में वन्य जीव प्राणियों की रक्षा के लिए एक एक्ट पास किया गया, जिसमें जानवरों के हित के लिए कई कानून बनाए गए और जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए हजारों शेरों के बीच में फंस गई एक चिड़िया। उसने अपने पति को बहुत प्यार किया। जीने का नहीं है कोई भी मकसद। जो पति घर ले आया उसकी सौतन। किसी ने नहीं देखा इन दुख भरी आंखों को। एक पत्नी होने का कोई सुख नहीं मिला उसे। देखिए एक महिला की पूरी दास्तान, दुख के 27 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आजकल और मैं हूं अदिति। खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। धर्मशाला स्टेडियम में काउंटर पर तोड़फोड़। टिकट न मिलने से युवाओं ने किया काउंटर को तहस नहस। कुल्लू में भक्ति की एक नई मिसाल। भक्ति रस में डूबकर अंगारों पर चलते हैं भक्त। और ऊना में स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ हाई मास्ट लाइटों पर भी छाया अंधकार। प्रशासन को नहीं है कोई परवाह। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धर्मशाला की, जहां 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस क्रिकेट मैच का आयोजन होना है, मगर टिकट काउंटर से टिकट न मिलने के कारण युवाओं में इसको लेकर काफी आक्रोश दिखाई दिया, जिसके चलते युवाओं ने टिकट काउंटर में तोड़फोड़ कर डाली। पेश है धर्मशाला से ये रिपोर्ट। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खुले एकमात्र टिकट सेलिंग काउंटर में युवाओं को जनरल स्टैंड की टिकट न मिलने से उनमें काफी आक्रोश दिखाई दिया। 2 दिन तक कतारों में लगने के बावजूद युवाओं को रियायती दरों वाली टिकट न मिलने से उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ा। उधर जनरल स्टैंड की टिकट न मिलने पर आक्रोशित यंग जनरेशन ने टिकट काउंटर में तोड़फोड़ आरंभ कर दी, जिस कारण टिकट काउंटर बंद करने की नौबत तक आ गई। 2 दिन से कतारों में खड़े युवाओं से जब टिकट न मिलने की बात पूछी गई तो उन्होंने टिकट विक्रेता कंपनी पर नियमों के अनुसार टिकट न सेल करने का आरोप जड़ डाला। युवा दूसरे दिन भी 250 की टिकट लेने के लिए सुबह 6 बजे से कतारों में खड़े थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण युवाओं में काफी आक्रोश दिखाई दिया, जिसके चलते उन्होंने काउंटर तक तोड़ डाला। दिन में उस टाइम पर टिकट नहीं मिली थी स्टूडेंट 250, तो काफ़ी भीड़ भड़ाका था यहाँ पर। तो टिकट नहीं मिलने पर बंदों ने थोड़ा हंगामा किया। उसके बाद ये बॉक्स ऑफिस में अंदर धक्का मारा और ये टूट गया। यहाँ पर जो बंदे बैठे थे वे सब चले गए। उसके बाद सर टिकट नहीं मिल पाई। बंदों को काफ़ी टाइम से सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लाइन में लगे थे। इसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिल पाई तो उनका गुस्सा आना तो जायज़ था। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय पुरी के पास, जो इस वक्त धर्मशाला में मौजूद है। जी मृत्युंजय, स्टेडियम के टिकट काउंटर पर तोड़फोड़ किस कारण हुई? जी सुबह जो 6 बजे से युवक कतार पे लगे थे। टिकट काउंटर का आज दूसरा दिन था। 6 बजे से युवक कतार पर लगे थे। उसके बावजूद शाम 4 बजे तक जो टिकट काउंटर है वहाँ टिकट 250 रुपए वाली जो कम रेट वाली टिकट थी उसे ना देने के कारण जो युवक थे वो काफी आक्रोश में आ गए, जिसके कारण इन्होंने टिकट काउंटर्स पर तोड़फोड़ आरंभ कर दी। जी अदिति। जी मृत्युंजय, बताया जा रहा है कि जो टिकट विक्रेता कंपनी है वो अपने नियमों के अनुसार टिकट सेल नहीं कर रही है, ये किस हद तक सही है? जी बिल्कुल,
लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहले दिन सिर्फ 1 घंटा ही 250 रुपए वाली जो टिकट थी वो बेची गई। उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया, कि कहा गया कि टिकट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके बाद दूसरे दिन भी सिर्फ आधा घंटा ही टिकट बेची गई। उसके बाद उनका कहना था कि टिकट खत्म हो गई, जिसके कारण युवक काफी परेशान थे। उनका कहना था कि जो टिकट में काउंटर पे जो युवक बैठे हैं, युवक कर्मी बैठे हैं, वे अपने रिलेटिव्स, अपने जानकार को 20-20, 25-25 टिकट दे रहे हैं, लेकिन जो काउंटर पे लाइंस में युवक लगे हैं उन्हें टिकट नहीं मिल रही, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो अंदर काउंटर पे कर्मी तैनात हैं वे इस टिकट को ब्लैक कर रहे हैं। जी अदिति। जी मृत्युंजय, सारी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आजकल और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मंडी में जल्द बने देव सदन, सर्व देवता समिति ने राज्य सरकार से की मांग। दो फरवरी को पालमपुर में मनाया जाएगा हिमाचल लोकहित पार्टी का स्थापना दिवस। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करेंगे पार्टी दिवस की अध्यक्षता। और सोलन पुलिस के हाथ लगी एक और कामयाबी, 2 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित राज्य पुस्तकालय का इतिहास सदियों पुराना है। आजादी से पहले राज्य पुस्तकालय को स्टेशन लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था और वर्ष 1950 में राज्य पुस्तकालय नगर निगम के अधीन किया गया। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की, जहां काफी लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण जिला मुख्यालय अंधेरे में डूबा हुआ है। ऊना शहर के अधिकतर गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ एक्सप्रेस हाईवे पर लगी लाइटें भी विभाग की अनदेखी का शिकार हो रही है। कुछ महीने पहले लाखों की लागत से लगाई गई मास्क लाइटें भी इस समस्या से अछूती नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने विभाग तथा प्रशासन से इस समस्या के जल्द समाधान की गुहार लगाई है। ऊना शहर को चकाचौंध करने वाली स्ट्रीट लाइटें पिछले लंबे समय से बंद पड़ी हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। विभागीय अनदेखी का शिकार हो रही स्ट्रीट लाइटें अपने हाल पर आंसू बहा रही है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद से जाग ही नहीं रहा। ऊना शहर के अधिकतर गली मोहल्लों तथा चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर लगी लाइटें बंद हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ आने जाने वाले अन्य लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबलाइट के लिए तो हमने पिछले 6 महीने से कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है और उसके बारे में कोई भी अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब तो सारी ही बंद है। इवन अब तो मेन रोड पे आप देख लीजिए, वो भी सारी लाइट्स बंद है। और हालत ये है कि एक जिला में रहते हुए, हेडक्वार्टर पे रहते हुए, गाँव से भी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ। कुछ महीने पहले ही ऊना शहर को रोशन करने के लिए लाखों रुपया खर्च कर लगाई गई हाई मास्क लाइटों पर भी अंधेरा छाया हुआ है। ऊना मुख्यालय पर लगी अधिकतर स्ट्रीट लाइटें मात्र एक पोल पर रखा खाली बक्सा ही साबित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी नेता या अधिकारी की इन बंद लाइटों पर नजर नहीं पड़ी। रोजाना दर्जनों नेता तथा अधिकारी इधर से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई। जो लगभग 6 महीने से पहले से खराब है, मैं खुद जाकर वहाँ पर कंप्लेंट लिखाया था। वहाँ पर कंप्लेंट लिखाने के बाद मैं बोला कि ठीक करा देंगे जल्दी, आज तक नहीं हुई ठीक है। सीधा बाहर निकलना मुश्किल होता अंधेरे में। कहीं भी एक बार पहले तो जब मैंने बोला ये ट्यूब खराब है, इधर सामने निकले, मैंने कहा ये तो काट जाएंगे ऐसे, तो जल्दी कराओ, तो आज तक नहीं हुई। गौरतलब है कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ऊना को रोशन करने के लिए मेन बस स्टैंड और रोटरी चौक पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई थी, जिनमें से केवल बस स्टैंड पर लगी हाई मास्क लाइट ही पूरी तरह से काम कर रही है और कब तक काम करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं।
जबकि रोटरी चौक पर लगी हाई मास्क लाइट में सिर्फ 2 बल्ब ही काम कर रहे हैं। ऊना शहर तथा हाईवे पर लगी 90% लाइटें बंद पड़ी हैं। ये है कि जैसे शाम होते ही अंधेरा हो जाता है तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेलते हैं, क्योंकि बच्चे तो शाम के टाइम ही निकलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत बच्चों की आती है। यहाँ से जैसे साथ में जगह खाली है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े तरह तरह के निकलते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले हमें स्नेक की दिक्कत आई कि स्नेक वहाँ से निकला कभी इधर कभी उधर, तो बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को तो दिक्कत आएगी। बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाईवे और गली मोहल्लों में लगी लाइटों के लिए पोल पर बक्से तो लगे हैं, लेकिन इन बक्सों में लगे बल्ब खुले हैं, जिसे किसी भी तरह से कवर नहीं किया गया है। विभागीय अनदेखी का शिकार टूटी फूटी तथा बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें ऊना शहर के सौंदर्य पर काला धब्बा साबित हो रही हैं, जिसने विभाग की पोल खोल कर रख दी है। हमें तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, रात को खूब अंधेरा है, बाहर देख भी नहीं सकते हम, और चोरों का भी डर है। पहले तो नगर परिषद अधिकारी विभाग की गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना है कि विभाग रूटीन में स्ट्रीट लाइटों की जांच करता है तथा जो लाइटें बंद होती हैं उन्हें तुरंत ठीक कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जनाब ने अपनी गलती मानी तथा शहर वासियों को जल्द ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। करता हूँ क्योंकि हमारे पास हर वार्ड के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया है, क्योंकि स्टाफ की कमी है ही है। तो जैसे जैसे उस वार्ड का नंबर आता जाता है, चाहे वो मेन रोड है चाहे वो आपकी गलियाँ हैं, वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। कोई और नहीं, इसको आप ठीक हो रहे हैं, आपने हमारे ध्यान में लाया है मामला, हम इसको जरूर ठीक करवाएंगे। खुद उपायुक्त ऊना भी मानते हैं कि काफी समय से ऊना शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिस कारण लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। डीसी ऊना ने कहा है कि लोगों को समस्या पेश आ रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। हमें काफ़ी जगह पे स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है और यह बात प्रशासन की नज़र में आई है, अतः इनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और इनको चालू किया जाएगा। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। समारोह स्थल के सजावटों के साथ साथ सलामी परेड की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी करेंगे। नाहन में आयोजित हो रहे जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहा है। यहां ऐतिहासिक चौगान मैदान में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी करेंगे। नाहन में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व एनएसएस की करीब 12 टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेंगी। परेड की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐतिहासिक चौगान मैदान में इन सभी टुकड़ियों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीएसपी नाहन प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि रोजाना 3 से 4 घंटे की परेड प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि सफल ढंग से समारोह आयोजित हो सके। नाहन में आयोजित हो रहे समारोह में सलामी परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु रहेंगे। जनवरी में जो पुलिस की जो है 2 प्लाटूने, होमगार्ड की 2 प्लाटूने और एनसीसी की भी 2 प्लाटूने और कुछ माउंट कार्मल स्कूल और नवोदय स्कूल की भी प्लाटून तथा होमगार्ड के बैंड जो है कुल मिलाकर के जो है इसमें 12 प्लाटूने बनेगी। तैयारियों की जो है हम इसका पूरा सुपरविजन कर रहे हैं। नाहन से हिमाचल आजकल के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल, एक ऐसा प्रदेश जिसने दिया भारत लाइव टुडे पर तेज नजर, सही खबर। जिसने दी भज्जी को गाली, जिसने की श्रीशांत के साथ बदसलूकी और जिसने किया सचिन का अपमान, क्या बिग बॉस में आने वाला है भूचाल? क्या गालीबाज आएगा बिग बॉस में? क्या वो नाचेगा सनी लियोन के साथ? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट साइमन सिन बिग बॉस।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं मन्नत। इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस ने बुलावा भेजा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एंड्रयू साइमन को, जिन्होंने भारत टीम के खिलाड़ियों के साथ कई बार खेल के मैदान में बदसलूकी की। साइमन कई बार भज्जी से लड़े तो उन्होंने श्रीसंत को भी नहीं बख्शा। पहले बिग बॉस ने बुलाया सनी लियोन को। मेरा दीवाना और अब आ रहे हैं एंड्रयू साइमंस। मेरा नाम एंड्रयू साइमंस है। एंड्रयू साइमंस है। मैं बिग बॉस के घर जा रहा हूँ। अक्टूबर 2007 नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और उस दौरान खेल रहे थे इरफान पठान। वहां इरफान पठान की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने साइमंस की एक गेंद पर छक्का जड़ दिया था, लेकिन ये साइमंस को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इरफान को गालियां देनी शुरू कर दी। मगर इरफान की शराफत तो देखो, उन्होंने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। तरह से साइमन ने भारतीय क्रिकेटर्स के साथ में कई बार खेल के मैदान में बदसलूकी की। क्या बिग बॉस के घर में भी साइमन ऐसा ही व्यवहार करेंगे? क्या बिग बॉस के घर वालों को भी गाली देंगे? ये देखने वाली बात होगी। साइमन एक बार क्रिकेट जगत के सबसे सम्मानित व्यक्ति सचिन तेंदुलकर का भी अपमान कर चुके हैं। 8 अक्टूबर 2007 चंडीगढ़ में भारत दौरे के दौरान तो साइमंस ने वो किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था।
उस दिन तो साइमंड्स ने सारी हदें ही पार कर दी। साइमंड्स का ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे सनी लियोन का जलवा किस तरह कायम है बिग बॉस में। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। जिसने दी भज्जी को गाली, जिसने की श्रीशांत के साथ बदसलूकी और जिसने किया सचिन का अपमान, क्या बिग बॉस में आने वाला है भूचाल? क्या गालीबाज आएगा बिग बॉस में? क्या वो नाचेगा सनी लियोन के साथ? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट साइमंड्स इन बिग बॉस। विधानसभा चुनाव 2012, दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। किसकी होगी सरकार इस बार और किसके सिर होगा ताज? कौन हो जाएगा इस बार बेताज? फैसले का दिन है 6 मार्च। देखिए सुबह 6 बजे से लगातार फैसला आपका टीवी 24 के साथ। अब तक आपने देखी महामुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार? कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या कहता है टीवी 24 एग्जिट पोल? देखिए टीवी 24 एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल 4 मार्च रात 8 बजे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीद की साइकिल का नारा लोगों को सबसे ज्यादा रास आया है। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में मुलायम बहुमत से दूर रहेंगे, लेकिन जोड़ तोड़ से उनकी सरकार बन जाएगी। एसपी 183 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 19 सीटें दूर होगी, जबकि पिछले 5 साल से सत्ता पर काबिज मायावती की कुर्सी छिन जाएगी और उन्हें 123 सीटों का नुकसान होगा। बीएसपी 83 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसकने को मजबूर होगी। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को किंग मेकर के तौर पर सत्ता की चाबी थमा दी। त्रिशंकु विधानसभा में बीजेपी की 71 और कांग्रेस की 51 सीटें होंगी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का जलवा कुछ खास नहीं रहा। उनकी पार्टी की सीटों का इजाफा 3 से 4 गुना जरूर होगा, लेकिन 51 सीटों के साथ चौथे नंबर के स्थान पर ही कांग्रेस रहेगी, जबकि इन चुनावों में आपसी फूट का सामना कर रही बीजेपी तीसरे स्थान पर बनी रहेगी। उसे 71 सीटें मिलेगी, आने के खाते में 11 सीटें जाएंगी। हिमालय के महायोगी का पूज्य गुरुजी के आदेश पर महाअभियान। 4 वर्ष की आयु से हिमालय में साधना रत, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया। भक्तों की भारी मांग पर अब हैं जनता के बीच। आपकी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक समस्याओं का निदान आप स्वयं सहज कर सकते हैं। कैसे, बताएंगे स्वयं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09872 384331। टीवी 24 ने ये आंकड़े 202 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की राय पर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने बहुमत के साथ सत्ता संभाली थी। बीएसपी को विधानसभा की 403 सीटों में से 206 सीटें मिली थीं, जबकि एसपी के खाते में 97 सीटें आई थीं। तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी और वो महज 51 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी।
पिछले विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उनका करिश्मा नहीं दिखा और कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें मिली थी। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। बुंदेलखंड, कुल सीटें 19। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माने जाने वाले बुंदेलखंड से बीजेपी ने खासी उम्मीद बना रखी है, लेकिन टीवी 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक वहां बीजेपी की स्थिति खराब है। बुंदेलखंड की 19 सीटों में बीएसपी को 5, एसपी को 5 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी बुंदेलखंड की चरखारी सीट से मैदान में हैं। क्या उमा की बदौलत बीजेपी को बुंदेलखंड में 3 सीटें मिल रही हैं? बुंदेलखंड में ही कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार किया था। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को दिए गए पैकेज के नाम पर खूब वोट मांगे थे, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा। अब बात करेंगे अवध प्रदेश की, जहां पर कुल सीटें हैं 63। अवध प्रदेश जहां नवाबों का शहर लखनऊ भी आबाद है और यहीं से कई बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक यहां एसपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा अच्छा करेंगी। टीवी 24 का एग्जिट पोल कहता है कि यूपी के अवध इलाके में भी मुलायम सिंह की पार्टी एसपी ही सबसे बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक अवध की कुल 63 विधानसभा सीटों में से बीएसपी को केवल 6 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि एसपी को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में कुल 16 सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिमांचल प्रदेश की बात करेंगे। पश्चिमांचल प्रदेश में कुल 145 सीटें हैं। पश्चिमांचल यानी जाटलैंड में भी एसपी पहले नंबर पर है। इन इलाकों में मुसलमानों की बड़ी संख्या आबाद है। आरएलडी के नेता अजीत सिंह की यहां खासी पकड़ मानी जाती है और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस आरएलडी ने साझा चुनाव लड़ा था, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि 145 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम प्रदेश में उन्हें बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिमांचल में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। आरएलडी को सिर्फ 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। पश्चिमांचल में भी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी। पश्चिम प्रदेश में कुल 145 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर बीएसपी को 32, समाजवादी पार्टी को 59, बीजेपी को 34 और कांग्रेस को 8 और उसकी सहयोगी आरएलडी को 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। टीवी 24 एग्जिट पोल कहता है कि बुंदेलखंड में किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं होगा। बीएसपी और एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल की। पूर्वांचल राज्य के सबसे बड़ा इलाका, जहां कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और बीजेपी के अलावा कई छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में थी, लेकिन यहां भी एसपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। यूपी में पूर्वांचल में है सबसे ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, यानी मुलायम सिंह का जादू पूर्वांचल में चलता दिख रहा है। पूर्वांचल में विधानसभा की 176 सीटें आती हैं। टीवी 24 के एग्जिट पोल का अनुमान है कि यहां समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 87 सीटें मिलेंगी। मायावती की बीएसपी को सिर्फ 40 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 1 सीट। एग्जिट पोल से साफ है कि पूर्वांचल में सांसद योगी आदित्यनाथ की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ती दिख रही है और कांग्रेस का मुस्लिम आरक्षण का दांव भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाया। यहां से उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और टीवी 24 पोल के मुताबिक सिर्फ 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। ऐसे में साफ है कि खुद को मुस्लिम पार्टियों के तौर पर पेश करने वाली ये पार्टियां अपनी जमीन तलाशने में नाकाम रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे 6 मार्च को आने हैं, जिसके चलते कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस एसपी का गठबंधन हो जाएगा। बात आ रही है कांग्रेस और एसपी की जुगलबंदी की। एग्जिट पोल पर नजर डालने पर यूपी में कांग्रेस और एसपी के गठजोड़ की सबसे ज्यादा संभावना दिखती है। टीवी 24 के एग्जिट पोल में मुलायम की पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 50 के करीब सीटें। ऐसे में मुलायम बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस को भी मुलायम की जरूरत है। अगर राज्य में वो मुलायम को समर्थन देते हैं और केंद्र में मुलायम का समर्थन हासिल करते हैं
तो यूपीए सरकार और मजबूत हो जाएगी। उसे आए दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी नेता अजीत सिंह, मुलायम और अजीत सिंह आ सकते हैं एक साथ। जी हाँ, गठबंधन हो सकता है आरएलडी और सपा के बीच। मुलायम के पुराने साथी और प्रदेश की राजनीति में पाला बदलने के रूप में मशहूर अजीत सिंह एक बार फिर साथ आ सकते हैं। टीवी 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक मुलायम की पार्टी को 185 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में अगर अजीत सिंह की आरएलडी को 20 सीटें भी मिल जाती हैं तो वो अहम बन जाएंगे। फिर मुलायम भी कांग्रेस की बजाय अजीत के साथ हो सकते हैं। हो सकता है अजीत के बेटे जयंत चौधरी को प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। ऐसे में मुलायम ज्यादा ताकतवर होंगे और केंद्र की सरकार को ज्यादा ब्लैकमेल करने की स्थिति में होंगे। आरएलडी के समर्थन में सरकार बना सकते हैं मुलायम सिंह, इसके कयास हैं। देखते हैं क्या कहता है टीवी 24 का एग्जिट पोल। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने संकेत दिया है कि अगर राज्य में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो वो बहुमत से कुछ कदम दूर रहती है, तो आरएलडी उसको समर्थन देने पर विचार कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका अहम हो जाती है। आरएलडी चीफ अजीत सिंह के बेटे और मथुरा के सांसद जयंत चौधरी ने रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गठबंधन कैसे और किस शर्त पर होगा। राष्ट्रीय लोकदल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। साथ ही आरएलडी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी और बीएसपी में से किसी को भी समर्थन नहीं देगी। पार्टी चीफ अजीत सिंह भी साफ कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी और बीएसपी को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देगी। हालांकि एसपी को समर्थन देने के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उधर समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के इस कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में आरएलडी का एसपी को समर्थन देने के इस कदम से उनके चीफ अजीत सिंह की मंत्री की कुर्सी डगमगा सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस और आरएलडी में हुए समझौते के बाद अजीत सिंह को केंद्र में सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था। टीवी 24 एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी विधानसभा त्रिशंकु होने जा रही है और एसपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह को होगा। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है, साथ ही खुद केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस को सबसे गहरा झटका लगा है। हालांकि उनकी सीटें लगभग 3 गुना बढ़ी हैं, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले करीब 40 सीटें कम हुई हैं। राहुल गांधी पर जीत का सेहरा बनना था, लेकिन अब हार का ठीकरा अपने सिर पर फोड़ने के लिए दिग्विजय सिंह से लेकर अन्य नेताओं की कतार लगेगी। कांग्रेस के एक धड़े में यह आवाज उठेगी कि राहुल गांधी चमत्कार नहीं कर सकते, लिहाजा 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की रणनीति एक बार फिर से विचार की जाएगी। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी की लगातार उठती मांग पर रोक लगेगी। बहुत संभव है कि कांग्रेस में एक धड़ा प्रियंका लाओ का नारा बुलंद करना शुरू कर दे। राहुल गांधी ने ही अजीत सिंह के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया था, लेकिन इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। इससे राहुल की गठबंधन राजनीति की रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग पर भी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जरूर मिली हुई है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को फायदा हो सकता है। मायावती मजबूरी में समर्थन जारी रखेंगी। उधर मुलायम को कांग्रेस का राज्य में समर्थन लेने के बदले में मनमोहन सिंह सरकार को बिना शर्त समर्थन देना पड़ेगा। ऐसा होने पर कांग्रेस सरकार को कुछ राहत मिलेगी, ममता बनर्जी का दबाव कम होगा। अब हम बात करेंगे बीएसपी की। मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सत्ता भी गई, सीटें भी गई और दलित की इज्जत वाली छवि भी गई। मायावती बिल्कुल जमीन पर आ गई हैं। अब सत्ता हाथ से जाने पर केंद्र की सरकार को मजबूरी में समर्थन देना जारी रखना पड़ेगा। मायावती को देखना होगा कि कहीं बहुजन से सर्वजन होने की उनकी रणनीति से उन्हें बहुजन से ही तो दूर नहीं कर दिया। मायावती सरकार की करारी हार बताती है कि यूपी में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना है और सरकारों को भ्रष्ट होने से बचना चाहिए, वोटर से डरना चाहिए। मायावती ने 2007 में सवर्ण जातियों के बल पर सरकार बनाई थी और उन्हें सर आंखों पर रखा गया था। अब साफ है कि इससे बसपा का बेस वोट यानी दलित ही कहीं न कहीं नाराज हुए हैं। मायावती को अब अपने इस मूल वोट बैंक की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। अब हम चलेंगे बीजेपी की तरफ। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को सभी हाशिए पर मान रहे थे। नितिन गडकरी की रणनीति को सभी ने नजरअंदाज किया था, लेकिन यूपी में गडकरी की रणनीति रंग लाई है। संजय जोशी को वो लाए और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में और भी ज्यादा हाशिए पर जा सकते हैं। नितिन गडकरी को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल मिलना तय है। संघ का गडकरी पर और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा।
साथ ही पार्टी के अंदर गडकरी का कद बढ़ेगा, वो कड़े फैसले ले पाएंगे। यूपी में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का लाभ उमा भारती को भी मिलेगा, उनका भी कद बढ़ेगा। इससे पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेताओं में समीकरण बदलेंगे। बीजेपी अब और ज्यादा आक्रामक होगी। अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को यूपी में ज्यादा सीटें मिलने की संभावना बढ़ेगी, इससे भी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। अब हम बढ़ेंगे एसपी की तरफ। समाजवादी पार्टी, जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है उत्तर प्रदेश में, ये तय माना जा रहा है कि इस बार शायद समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत तो नहीं बट गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाने के करीब है। पार्टी में नई जान आ गई है। अगर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ सकती है। खुद मुलायम सिंह यूपीए सरकार में शरीक हो सकते हैं, यानी दोनों हाथों में लड्डू हो। मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाया, चुनावों की कमान सौंपी। अब जीत का श्रेय भी उनके सर ही बंधेगा। अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवा वर्ग में दल की छवि और ज्यादा सुधरेगी। अगर सरकार बना पाए और अच्छा काम किया तो अगले लोकसभा चुनाव में उनकी सीटों में इजाफा हो सकता है, तो वो केंद्र की राजनीति में उनका दखल पड़ेगा। विधानसभा चुनाव 2012, दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। किसकी होगी सरकार इस बार और किसके सिर होगा ताज? कौन हो जाएगा इस बार बेताज? फैसले का दिन है 6 मार्च। देखिए सुबह 6 बजे से लगातार फैसला आपका टीवी 24 के साथ।